नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 7 में। मैं आपके साथ पायल भुयन। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट न्यूज की। हड़ताली डॉक्टरों की 19 मांगे माने जाने के बावजूद सरकारी अस्पताल के डॉक्टर काम पर आने को तैयार नहीं हैं। स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बावजूद डॉक्टरों का रुख नहीं बदला। सोमवार से शुरू हुई डॉक्टरों की हड़ताल का असर दिल्ली के 17 बड़े अस्पतालों पर पड़ा है। इन अस्पतालों के OPD बंद हैं। मरीज और उनके तीमारदार परेशान हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टरों की मांगों का समर्थन किया है और उनसे बातचीत करने की अपील की है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि हमारी सरकार जनता के लिए स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है और ये बिना डॉक्टरों के सहयोग के संभव नहीं है। डॉक्टरों की ज्यादातर मांगे जायज हैं। मैंने स्वास्थ्य मंत्रालय को उनकी मांगों को पूरा करने को कहा है, लेकिन हड़ताली डॉक्टरों को भी बात करने के लिए सामने आना चाहिए। 3 बार डॉक्टरों को बातचीत के लिए बुलाया गया है, लेकिन वो आ नहीं रहे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो आए और हमसे बात करें। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले करीब 15,000 जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इन अस्पतालों में केंद्र सरकार के 3 अस्पताल, दिल्ली सरकार के 12 अस्पताल और दिल्ली नगर निगम के 2 अस्पताल शामिल हैं। हड़ताल से राम मनोहर लोहिया, बाबा भीमराव अंबेडकर और GTB अस्पतालों पर खासा असर पड़ा है। डॉक्टरों की मांग है कि उन्हें अस्पतालों में काम करने की बेहतर सुविधाएं मिले। यही नहीं, उन्होंने इलाज के दौरान सुरक्षा की भी मांग की है। आज से दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। ये सत्र 30 जून तक चलेगा। इस दौरान केजरीवाल सरकार के लिए वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया 25 जून को बजट पेश करेंगे। 24 जून को आर्थिक सर्वे पेश होगा। केजरीवाल सरकार ने मार्च में चालू वित्त वर्ष के 3 महीने के लिए लेखा अनुदान पारित कराया था। उधर फर्जी डिग्री विवाद में गिरफ्तार पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर जमानत नहीं मिलने की वजह से बजट सत्र में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल सरकार के बजट पेश करने के दौरान बीजेपी ने तीखा विरोध करने का ऐलान किया है। सदन में बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता के मुताबिक पार्टी विधानसभा के अंदर और बाहर जोरदार विरोध करेगी। बजट सत्र के दौरान बीजेपी तोमर फर्जी डिग्री के मुद्दे, बिजली की दरों में 6% इजाफे और सरकारी विज्ञापनों पर आयकर दाताओं के करोड़ों रुपए खर्च करने जैसे मुद्दों पर जवाब मांगेगी। वहीं कांग्रेस ने भी विधानसभा के बाहर प्रदर्शन का ऐलान कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश की है। टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने विवादित बयान दिया है। उत्तर 24 परगना में लोगों को संबोधित करते हुए अभिषेक ने कहा कि टीएमसी के सांसदों ने पहले ही दिखा दिया कि जनता को अगर शोषित किया जाएगा तो लोग नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक ममता बनर्जी रहेंगी तब तक कोई बंगाल की जनता की तरफ आंख दिखाएगा तो उसकी आंखें निकालकर रास्ते पर फेंक देंगे, उसके हाथ काट देंगे। इस मौके पर अभिषेक ने PM मोदी पर भी जमकर हमला बोला। लश्कर के हमले के खतरे के मद्देनजर भारत में इजरायली दूतावास, उच्चायोग और देश के अलग अलग शहरों में यहूदियों के संस्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहूदियों के ठिकानों पर लश्कर के हमले का अलर्ट खुफिया एजेंसियों ने दिया है। सूत्रों के मुताबिक इस बाबत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कई राज्यों को एडवाइजरी भी जारी की है। जिन राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है उनमें राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के हबाद हाउस शामिल हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में बाइक सवार बदमाशों ने निजी सिक्योरिटी कंपनी के 3 कर्मचारियों को गोली मार दी और कैश बैग लेकर फरार हो गए। बैग में तकरीबन 7.5 लाख रुपए थे। वारदात सरोजिनी नगर थाना इलाके में उस वक्त हुई जब कैश मैनेजमेंट का काम करने वाली सिक्योरिटी कंपनी चेकमेट की गाड़ी कैश लेकर जा रही थी। तभी बाइक सवार 3 लड़कों ने कैश वैन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में ड्राइवर, एजेंट और सिक्योरिटी गार्ड को गोली लगी है। भोपाल के पास रायसेन में दिन दहाड़े एक सुनार से लूट की वारदात CCTV में कैद हो गई। ये तस्वीरें मंडीदीप इलाके की हैं। तस्वीरों में देवेंद्र अग्रवाल नाम का दुकानदार अपनी दुकान खोलने की कोशिश कर रहा है। इसी दौरान एक बदमाश पास पड़ी कुर्सी उठाकर चंपत हो जाता है। इस कुर्सी पर दुकानदार ने एक बक्सा बांधा था। दुकानदार का दावा है कि बक्से में 5 किलो सोना के साथ साथ हीरे जवाहरात समेत 5 करोड़ का सामान था। शाहजहांपुर के पत्रकार जगेंद्र के परिजनों ने सोमवार को न्याय की मांग को लेकर किए जा रहे धरने को खत्म करने का ऐलान कर दिया। दरअसल पीड़ित परिवार ने CM अखिलेश यादव से मुलाकात की। परिवार के मुताबिक इस दौरान CM ने उच्च स्तरीय जांच का भरोसा दिया। साथ ही परिवार को 30 लाख रुपए का मुआवजा और 2 लोगों को सरकारी नौकरी देने का भी आश्वासन दिया गया। वहीं CM ने परिवार से कहा है कि अगर आरोपी मंत्री राममूर्ति वर्मा दोषी पाए जाते हैं तो उचित कार्रवाई की जाएगी। इस बीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। खनन माफिया के खिलाफ लिखने वाले MP के बालाघाट के पत्रकार संदीप कोठारी की हत्या की CBI जांच नहीं होगी। अदालत ने पकड़े गए दोनों आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। मीडिया से बात करते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने CBI जांच कराने से इनकार कर दिया। इस मामले में पत्रकार के घरवाले और कांग्रेस पार्टी CBI जांच की मांग कर रही है। वहीं संदीप की मां ने अपने बाकी दोनों बेटों की जान पर भी खतरे की आशंका व्यक्त की।
पत्रकार संदीप को 19 जून की शाम बालाघाट से अगवा किया गया था। उनका जला हुआ शव महाराष्ट्र के वर्धा में मिला था। पत्रकारों पर नहीं रुक रहे हमले। यूपी के शाहजहांपुर में एक और पत्रकार को पीटे जाने की खबर है, तो वहीं श्रीनगर में मंत्री के सामने उनके गार्ड्स ने पत्रकार को पीटा। यूपी और महाराष्ट्र के बाद अब जम्मू कश्मीर में पत्रकार पर हमले की खबर आई है। मुफ्ती सरकार में कृषि मंत्री गुलाम नबी लोन हंजुरा के सुरक्षा कर्मियों पर एक पत्रकार को मंत्री के सामने ही बुरी तरह से पीटने का आरोप लगा है। पीड़ित पत्रकार ने बताया कि मंत्री के लोगों ने पहले उसकी पत्नी के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी, जिसका उसने विरोध किया था। उधर यूपी के शाहजहांपुर में तिलहर कोतवाली क्षेत्र के पत्रकार प्रेम शंकर गंगवार ने कोतवाल अनुज तिवारी पर मारपीट का आरोप लगाया है। जिले के पत्रकारों ने कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी स्कूलों को अपने लिए लक्ष्य निर्धारित कर उसे 2022 यानी आजादी के 75वीं सालगिरह तक पूरा करने को कहा है। सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा के दौरान पीएम मोदी ने स्कूलों को ये निर्देश दिया। स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए पीएम ने स्कूलों के बीच स्वच्छता को लेकर स्वच्छ विद्यालय प्रतिस्पर्धा कराने की भी वकालत की। पीएम ने स्कूल टीचर्स को लेकर आधार नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का डेटा बनाने पर भी जोर दिया। योग दिवस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को न बुलाने के मामले में आयुष मंत्री ने इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखा। राजपथ पर रिकॉर्ड बनाने वाले योगाभ्यास का आयोजन करने वाले आयुष मंत्रालय ने इस मामले में नियमों का हवाला दिया है। मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा है कि जिस समारोह में प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि हो, नियमों के मुताबिक उस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति को निमंत्रण भेजने की मनाही है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति के समारोह में न आने का मामला बीजेपी का महासचिव राम माधव ने उठाया था और उन पर कटाक्ष किया था, जिस पर उपराष्ट्रपति के दफ्तर ने कहा था कि उन्हें बुलाया ही नहीं गया था। कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति की आलोचना करने पर बीजेपी नेता राम माधव और बीजेपी अध्यक्ष पर वार किया। कांग्रेस ने बीजेपी पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राम माधव और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से माफी मांगने को कहा है। दिग्विजय ने ट्वीट करके कहा कि बिना तथ्य जाने उपराष्ट्रपति के खिलाफ राम माधव के बयानों की मैं निंदा करता हूँ। राम माधव और अमित शाह को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। विवाद पर राम माधव ने कहा कि वो इसे तूल नहीं देना चाहते और इसे यहीं खत्म कर देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आईपीएल घोटाले के आरोपी ललित मोदी की मदद को लेकर विवादों में घिरी राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे का बचाव किया। दरअसल सोमवार को गडकरी जयपुर में वसुंधरा से मिले, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे बिल्कुल सही हैं और उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। वहीं गडकरी ने कहा कि वसुंधरा के खिलाफ सारे आरोप बेबुनियाद हैं। पार्टी और सरकार वसुंधरा के साथ है। किसी को इस तरह से बदनाम करना ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने वसुंधरा के बेटे दुष्यंत सिंह की डील को पूरी तरह से कमर्शियल बताया। इसके अलावा गडकरी ने वसुंधरा राजे की तारीफ करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में सरकार अच्छा काम कर रही है। मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी के साथ अपनी मुलाकात पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा। इससे पहले राकेश मारिया की तरफ से कहा गया था कि ललित मोदी ने अंडरवर्ल्ड से जान का खतरा बताकर मदद मांगी। मारिया के मुताबिक लंदन में ललित से मुलाकात के तुरंत बाद तत्कालीन गृह मंत्री दिवंगत आर पाटिल को इसकी जानकारी दी थी। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि उन्हें मारिया की यात्रा और ललित मोदी के साथ उनकी मुलाकात की जानकारी नहीं थी। बिहार में चुनाव के ऐलान से पहले ही एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान मच गया है। बीजेपी की सहयोगी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के मुखिया और केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनकी पार्टी ने उन्हें बिहार में एनडीए का सीएम उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। साथ ही कुशवाहा बिहार में 67 सीटें भी चाहते हैं। तो एनडीए में हाल ही में शामिल हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि कुशवाहा अकेले कुछ भी तय नहीं करेंगे। वहीं एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने कहा कि कुछ सीटों पर तनातनी चल रही है। उधर एनडीए में घमासान के बीच आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। लालू ने चुटकी भरे अंदाज में कहा कि बिहार से बीजेपी की वापसी होने वाली है और वो उन्हें नागपुर भेज देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये खींचतान सेवा नहीं मेवा के लिए है। उधर जेडीयू नेता शरद यादव ने चुटकी लेते हुए कहा कि सारे नेता ज्यादा से ज्यादा बटोरने में जुटे हैं। केंद्र सरकार अब एनसीईआरटी के सिलेबस में भी योग को जोड़ने जा रही है। मानव संसाधन मंत्री ने किया इसका ऐलान। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रिकॉर्ड के साथ मनाने के बाद केंद्र सरकार ने अब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि एनसीईआरटी के सिलेबस में भी योग को जोड़ने का ऐलान कर दिया है। सोमवार को इसका ऐलान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में आयोजित योग शिक्षकों के सम्मेलन में किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि योग के विषय में 80% नंबर प्रैक्टिकल और 20% नंबर थ्योरी में मिलेंगे। मुंबई के पास समुद्र में डूब रहे जिंदल कामाक्षी जहाज पर सवार सभी 20 लोगों को इंडियन नेवी के जवानों ने सही सलामत बचा लिया। हालांकि इस घटना में कुछ लोगों को चोटें भी आईं, लेकिन सुरक्षित वापस लौटने पर इन्होंने नेवी का शुक्रिया अदा किया। बता दें कि मुंबई से करीब 75 किलोमीटर दूर मालवाहक जहाज जिंदल कामाक्षी के समंदर में डूबने की सूचना नौसेना को मिली थी, जिसके बाद इस जहाज में सवार लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया।
हालांकि इस दौरान मौसम खराब होने की वजह से राहत के काम में दिक्कतें भी आई। क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए खरीद फरोख्त करने वालों को सरकार इनकम टैक्स में छूट देने पर विचार कर रही है। साथ ही पेट्रोल, गैस और रेल टिकटों की क्रेडिट या डेबिट कार्ड से खरीद पर लगने वाला लेन देन शुल्क खत्म करने का भी प्रस्ताव है। कैशलेस अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने और टैक्स चोरी घटाने के लिए जारी एक सर्कुलर के मसौदे में सरकार का 1 लाख रुपए से ज्यादा के सौदों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निपटाना अनिवार्य करने का भी प्रस्ताव है। केंद्र सरकार ने इन प्रस्तावों पर जनता से 29 जून तक राय मांगी है। रेलवे 15 जुलाई से एक नई योजना शुरू करने जा रहा है। दरअसल अगर आपने AC 1 में रिजर्वेशन कराया है और टिकट कंफर्म नहीं है तो आप AC 2 में भी सफर कर सकते हैं। इसके लिए रेलवे आपकी सहमति लेगा और लोअर श्रेणी में जगह होने पर कंफर्म टिकट दे सकता है। यही व्यवस्था AC 2 और 3 वालों के लिए भी रहेगी। फिलहाल ये सुविधा देश के विभिन्न मंडलों से शुरू होने वाली 100 ट्रेनों में मिलेगी। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में सोसाइटी की बाउंड्री वॉल पर लगी ग्रिल में करंट आ जाने की वजह से 13 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिवार का आरोप है कि बिजली कंपनी की लापरवाही की वजह से बच्चे की मौत हुई। दरअसल रविवार रात पुनीत नाम का छात्र अपने पिता की दुकान पर उनसे मिलने जा रहा था। सड़क पर जमे बरसात के पानी से बचने के लिए वो सोसाइटी की रेलिंग पर चढ़ गया और उसी में चिपकने से उसकी मौत हो गई। मुंबई में जहरीली शराब की वजह से हो रही मौतों का सिलसिला नहीं थम रहा है। मलाड के कांचपाड़ा इलाके में 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि इनमें से 3 की मौत टीबी से हुई तो स्थानीय लोगों के मुताबिक इनकी मौत जहरीली शराब की वजह से हुई। बताया जा रहा है कि मरने वालों में से 3 लोग मालवनी में काम करते थे, जहां कुछ दिनों पहले जहरीली शराब से 101 मौतें हुई थीं। इस बीच बता दें कि मालवनी मामले के सभी आरोपियों को खिला कोर्ट ने 26 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। महाराष्ट्र के भिवंडी में पुलिस ने व्यापारी की हत्या के आरोप में पत्नी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल ये वारदात पिछले महीने 24 मई की है। उस दौरान पत्नी ने 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। बाद में शक के आधार पर क्राइम ब्रांच ने पत्नी को गिरफ्तार कर लिया और जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो पूरा मामला खुल गया। पुलिस के मुताबिक महिला ने 2 लोगों को 10 लाख रुपए की सुपारी देकर पति की हत्या करवाई थी। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच अनबन चल रही थी और दोनों तलाक लेने वाले थे, लेकिन इसी दौरान महिला ने व्यापारी की संपत्ति हासिल करने के लिए ये साजिश रची थी। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने आलोचकों के निशाने पर चल रहे टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए सम्मान की मांग की है। गांगुली ने कहा कि वनडे में धोनी का रिकॉर्ड बेजोड़ है और उन्हें अपने बारे में फैसला करने के लिए पर्याप्त वक्त दिया जाना चाहिए। बता दें कि बांग्लादेश के हाथों दूसरे वनडे में भारत की हार के बाद कप्तान धोनी ने कहा था कि अगर उनके कप्तानी छोड़ने से भारतीय क्रिकेट के अच्छे दिन आ जाएंगे तो वो इसके लिए तैयार हैं। गांगुली ने कहा कि किसी को भी उनकी इस बात को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए क्योंकि धोनी ने निराशा में ऐसी बात की है। बांग्लादेश के खिलाफ हार के बाद धोनी और विराट कोहली के कोच भी आमने सामने आ गए हैं। विराट के कोच राजकुमार शर्मा ने बांग्लादेश के हाथों मिली हार को शर्मनाक बताया, तो वहीं माही के कोच चंचल भट्टाचार्य ने कहा कि ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा नहीं है और माही के कप्तानी से इस्तीफे की पेशकश की वजह भी दरअसल यही है। कहा यह भी जा रहा है कि टेस्ट और वनडे में अलग अलग कप्तान होने के चलते भी भारतीय ड्रेसिंग रूम के हालात बिगड़े हैं और शायद हार की यही सबसे बड़ी वजह है। आपको बता दें कि रवि शास्त्री की टीम में आने के बाद से ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि धोनी और विराट के बीच सब कुछ ठीक नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का कहना है कि अमेरिका अपनी नस्लीय मानसिकता से अभी तक नहीं उभरा है। ओबामा के मुताबिक नस्लवाद अमेरिका के डीएनए में है। अमेरिका में नस्लवाद और बंदूक संस्कृति को लेकर ओबामा ने गहरी चिंता भी जताई। एक इंटरव्यू के दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका में नस्लवाद की जड़ें गहरी हैं और इसका इलाज नहीं खोजा जा सका है। ओबामा ने बीते बुधवार को चार्ल्सटन में अश्वेत लोगों के ऐतिहासिक चर्च में गोलीबारी की घटना को लेकर ये बात कही। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में संसद पर हुए आतंकी हमले में 6 लोग मारे गए और 30 से ज्यादा जख्मी हो गए। अफगानिस्तान के संसद भवन के बाहर 7 और परिसर के अंदर एक आत्मघाती धमाका हुआ। संसद परिसर के बाहर भी एक कार में विस्फोट हुआ। कुल मिलाकर 9 धमाके हुए। इन हमलों की जिम्मेदारी तालिबान ने ली है। धमाकों के 2 घंटे बाद काबुल पुलिस के ऑपरेशन में 6 हमलावरों और एक सुसाइड कार बॉम्बर के मारे जाने की पुष्टि हुई है। पाकिस्तान में भीषण गर्मी और लू की चपेट में आने से अब तक 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इनमें से ज्यादातर मौतें कराची में हुई हैं। शुक्रवार से शुरू हुई लू से हालत इतने बिगड़ चुके हैं कि सेना को मदद में लगाना पड़ा है। पिछले 1 दशक में पाकिस्तान में ये सबसे भयंकर लू है। चीन की जिजियांग प्रांत में हुई 5वीं ड्रैगन बोट प्रतियोगिता को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। इस प्रतियोगिता में 203 ड्रैगन बोट्स ने हिस्सा लिया, जबकि इससे पहले जर्मनी में हुई ड्रैगन बोट प्रतियोगिता में 154 बोट्स ने हिस्सा लिया।
लेखक डॉक्टर काशीनाथ सिंह की किताब काशी का 80 पर आधारित फिल्म मोहल्ला 80 रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिर गई है। फिल्म के कथित ट्रेलर पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर वाराणसी के सुमेरु पीठ के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रनाथ सरस्वती ने दर्ज कराई है। निर्देशक रेमो डिसूजा की फिल्म ABCD 2 ने पहले हफ्ते में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। पहले हफ्ते में 42 करोड़ 25 लाख की कमाई कर फिल्म ने साल 2015 में पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। शाहिद और मीरा की शादी अब अमृतसर में होने जा रही है। हालांकि शादी से पहले ही कह चुके हैं कि जब तक दोनों परिवार सारी बातें तय नहीं कर लेता तब तक वो शादी के बारे में शाहिद कुछ नहीं कहेंगे। अनुराग कश्यप अपने आने वाली फिल्म अकीरा की शूटिंग के दौरान चोट खा बैठे हैं। सेट पर गिर जाने की वजह से उन्हें ये चोटें आई हैं। करीना कपूर का कहना है कि बजरंगी भाईजान में असली हीरो सलमान खान नहीं बल्कि नन्ही हर्षिली है। फिल्म में टीजर लॉन्च पर करीना ने कहा कि हर्षाली कमाल की बच्ची है। बजरंगी भाईजान ईद पर रिलीज होगी।